आप सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवा आप सभी लोगों के आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय शिवा में आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती इतने बड़े पैमाने पर जो वैकेंसी आई है, आप सभी लोग अपनी तैयारी को शानदार पूर्वक कर रहे होंगे। मात्र 1 से 2 महीना अब आपके परीक्षा को बचा हुआ है। आपके बीच में मैं गणित विषय में एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिससे कम से कम 10%, जिस टॉपिक से 10% प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद है। यानी 10% यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाना है, या यह कहें संख्या के रूप में कहें तो कम से कम 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन, जो विगत वर्षों में पिछले वर्षों में जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें किसी परीक्षा में 3 प्रश्न नंबर सिस्टम से आया है, किसी परीक्षा में 2 प्रश्न आया है, किसी परीक्षा में 4 प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति को बहुत ही शानदार पूर्वक और बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ने वाले हैं। हम लोग एकदम जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे और सभी हिस्से को टच करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें नंबर्स यानी संख्या के बारे में, सबसे पहले अगर हम नंबर यानी संख्या के बारे में बात करेंगे तो हमारे मन में प्रश्न आएगा कि आखिरकार ये संख्या क्या होती है। संख्या हम किसे कहते हैं, संख्या किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा कि कोई वस्तु कितनी है। जब हम अपने आप से एक प्रश्न पूछेंगे, एक शब्द का यूज करेंगे, वो शब्द होता है कितना। जब हम कितना शब्द, कितना या कितनी भी कह सकते हैं, कितना या कितनी, जब इस शब्द को हम लोग ऐड करके और कभी भी अगर अपने आप से या किसी और से अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो हमें हमेशा आंसर में संख्या ही मिलती है। जैसे आप कितने प्रश्न सही किए हैं, आप कितना अंक पाए हैं, आपका घर कितना दूर है, ठीक है, आप कितनी रोटी खाते हैं। मतलब आप अगर कितना कितनी इनसे लगा के अगर प्रश्न पूछेंगे अपने आप से तो हमेशा आपको आंसर में कुछ न कुछ संख्या मिलनी है, संख्या आएगा। यानी संख्या को हम लोग जान गए हैं कि कोई वस्तु कितनी है, यानी कितनी वस्तुएं हैं का जिससे हमें बोध होता है, बोध यानी ज्ञान होता है, उसी को हम लोग संख्या कहते हैं। यानी कोई वस्तु कितना है, हमको ये समझना है कि कोई वस्तु कितना है। अगर कोई वस्तु पता चलेगा कितना है, अगर मान लीजिए कि 40 है रुपए अगर हमको पता चल रहा है, अगर हम आपसे पूछे कि आपके पास कितना पैसा है तो आप कहें कि मेरे पास 40 रुपया है, तो इससे हमें पता चल रहा है, इससे अमाउंट का हमें पता चल रहा है, इसी को हम लोग संख्या कहते हैं। ठीक है, कोई वस्तु कितनी है का जिससे हमें बोध होता है उसी को हम लोग संख्या कहते हैं, नंबर कहा जाता है। ठीक है ना। नंबर के बारे में अगर पूछा जाए कि हाँ संख्या क्या होती है, तो संख्या को हम लोग जानने से पहले हम लोग अपने आप से अगर कितना शब्द लगा के या कितनी शब्द लगा के अगर प्रश्न पूछेंगे तो हमें हमेशा आंसर में संख्या ही आएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं तो आप संख्या में ही बताएंगे कि हाँ हम 2 घंटे पढ़ाई करते हैं, 3 घंटे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, या ये भी पूछा जा सकता है कि आप कितने किलोमीटर दूर से, चाहे कितना किलोमीटर दूर पढ़ने जाते हैं, चाहे आपके घर से कोई भी जगह या कोई भी स्थान है कितना किलोमीटर दूर, मतलब कितना शब्द जब भी लगाएंगे तो आपको आंसर हमेशा एक संख्या ही मिलेगी। ठीक है ना। तो यानी नंबर यानी संख्या किसे कहते हैं आप जान चुके हैं। अब आएंगे संख्या की एक अन्य परिभाषा, गणित के भाषा में संख्या की परिभाषा हो जाएगी कि कई अंकों के मेल से संख्या बनती है। यानी हम कई अंकों को आपस में मिला देंगे तो संख्या का निर्माण होता है। और अंकों की संख्या कितनी होती है, तो अंकों की संख्या गणित में 10 होती है। सबसे पहला अंक हमारा 0 होता है, उसके बाद से 1 होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद से अगर हम 10 को कहें कि 10 एक अंक है तो 10 को हम लोग अंक नहीं कह सकते हैं। 10 को अंक क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो अंक हम पहले देखे हैं, जो हमारा 1 है और 0, इन दोनों से मिलकर ये बन रहा है।
यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, संख्या कहेंगे। संख्या की परिभाषा मैं बताया हूं कि कोई वस्तु कितना है उसका ज्ञान आपको उससे, जिससे आपको बोध होता है। आंसर में अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं और आप आंसर देंगे कि सर मैं 2 घंटे पढ़ता हूं, यानी आपका आंसर आ रहा है 2 घंटा, ठीक है, तो क्या ये संख्या है? तो हाँ, ये संख्या होगी। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सभी की सभी संख्या भी होंगी, सभी की सभी संख्या होंगी और अंक भी होंगे। और अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि कहीं 312 लिखा हुआ है सपोज करिए, तो ये केवल और केवल संख्या कही जाएगी, इसको हम लोग अंक नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये अंकों के मेल से बनी हुई है और अंकों के मेल में हम देख पा रहे हैं कि हम 3 का प्रयोग किए हैं, 1 का प्रयोग किया और 2, यानी 3 आया है, 1 आया है, 2 आया है, अलग अलग प्लेस के अनुसार आया हुआ है और ये संख्या हमारी बन जा रही है 312 बन जा रही है। यानी गणित में अंकों की संख्या कितनी है? तो गणित में अंकों की संख्या हम लोग देख रहे हैं 10 अंक हैं हमारे, 0 से लेकर 9 तक, ठीक है, यही हमारे अंक होते हैं। उसके बाद से बाकी संख्या होती है, इन्हीं अंकों की सहायता से हम दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी और सबसे छोटी से छोटी संख्या को बना पाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, जो हम अभी अंक के बारे में पढ़े हैं कि अंकों की संख्या 10 होती है, तो इन 10 अंकों की सहायता से हम जो संख्या बना पाते हैं वो किस पद्धति के अंतर्गत आता है? सबसे पहले तो हम लोग पद्धति यानी सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं। तो सिस्टम का मतलब है कि किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का, मतलब दिखाने का तरीका। जैसे 1 को दिखाने का तरीका अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप 1 पढ़ेंगे, अगर रोमन अंक में ऐसे लिखा हुआ है तब भी आप 1 पढ़ेंगे। यहाँ ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर 2 को दिखाना है तो डबल आई बन जाता है, 3 को दिखाना है तो ट्रिपल आई ऐसे बन जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है? संख्या को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, संख्या को दिखाने का तरीका है। तो संख्या को जो दिखाने का तरीका है वही नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं। और नंबर सिस्टम में सबसे ज्यादा अगर हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो वो है हमारा दाशमिक अंकन प्रणाली, यानी जो हमारे 10 अंक हैं उन पर आधारित सिस्टम को हम लोग पढ़ते हैं। मतलब उन 10 अंकों से मिलकर जो संख्या बनती है उन संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं कि उन संख्याओं का क्या गुण है। मतलब कुछ न कुछ हर संख्या का अपना कुछ न कुछ गुण होता है, उसी गुणों को इसमें पढ़ना है, ठीक है। यानी अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम हमारा कई प्रकार से नंबर को हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं। और नंबर को रिप्रेजेंट करना हम 0 से लेकर जो 9 तक के ये हमारे 10 अंक हैं, ये जो 10 अंक हैं इनसे जो जो संख्याएं हम बना पाते हैं उन सभी संख्याओं को हम लोग दाशमिक अंकन प्रणाली के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। यानी 0 से लेकर 9 तक की 0 से लेकर जो 9 तक के जो हमारे अंक हैं उससे हम जो भी संख्या बना पाएंगे उस संख्या के बारे में हमें कुछ भी पढ़ना है तो हम कहेंगे कि हम दाशमिक अंकन प्रणाली के अंतर्गत ये पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, रोमन अंकन प्रणाली तो यानी रोमन संख्याओं को दिखाना है। जैसे मान लीजिए कि अगर संख्या कोई है 50 है तो ये 50 में ऐसे लिखा हूं तो ये कैसे मैं लिखा हूं? दाशमिक अंकन प्रणाली में हम लिखे हुए हैं। और इसी को अगर 50 को अगर रोमन में देखा जाए तो यल से दिखा दिया जाता है। अगर 100 है, मतलब मान लीजिए कि आपका 100 है तो 100 में ये किस तरह लिखा हूं? तो दाशमिक अंकन प्रणाली, मतलब ठीक है ना, डेसिमल सिस्टम में ये लिखा हुआ है। इंग्लिश में इसको डेसिमल सिस्टम कहा जाता है और इसको रोमन सिस्टम कहा जाता है, मतलब रोमन नंबर कहा जाता है। यानी 100 को सी के द्वारा हम दिखा देंगे, ठीक है ना। इसी तरह आप सभी लोगों को याद होगा, ठीक है ना, रोमन अंक प्रणाली। आपकी परीक्षा में रोमन अंक प्रणाली से चीजें नहीं पूछी जानी है, लेकिन दाशमिक अंकन प्रणाली से सारी चीजें पूछी जाएंगी। यानी इन जो 10 डिजिट हैं हमारे, इन 10 डिजिट पर आधारित जितनी भी संख्याएं हैं उसमें किस संख्या में क्या गुण होता है, किस संख्या में किस तरह का गुण होता है, मतलब संख्या से रिलेटेड जितनी चीजें हैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम सब सारी की सारी चीजें पढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले हम लोग संख्याओं का वर्गीकरण। देखिए, इस क्लास में मैं जो यहाँ पर मैं स्लाइड बनाया हूं तो मैं स्लाइड
उन्हीं टॉपिक को लेकर आया हूं जो आपके यूपी पुलिस की परीक्षा के अंतर्गत इंपॉर्टेंट है, यानी जो आपकी परीक्षा में आ सकता है, जहां से प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, उन्हीं टॉपिक को हम लोग टच कर रहे हैं और हर पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि संख्याओं का वर्गीकरण में सबसे पहले आपका लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये नाम से ही क्लियर होता है। प्राकृतिक संख्या यानी जो हमारे नेचर से हमको प्राप्त हुआ, जो इस प्रकृति से हमको सबसे पहले जो संख्या में हमारे नेचर ने सिखाया। जैसे मान लीजिए कि अगर पुराने समय की बात किया जाए, अगर पुराने समय में जाएंगे कि जब गणित का धीरे धीरे विकास होता रहा होगा, गणित का जब जैसे जैसे विकास होता रहा होगा, तो इंसान को गणित की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी, उस पर हम विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन माना यह जाता है कि लोगों को किसी चीज को गिनने की आवश्यकता, सबसे पहले संख्या का विकास गिनने से हुआ है। किसी वस्तु को गिनना है, लकड़ी का गट्ठर है, पुराने समय में लकड़ी का गट्ठर ही इंपॉर्टेंट होता था उन लोगों के जमाने में। तो लकड़ी का गट्ठर है तो किसके गट्ठर में कितनी लकड़ियां हैं गिनना है। यानी कहने का मतलब कि जो हमें नेचर से मिला हुआ है, जो हमें प्रकृति से मिला हुआ है, हमारी प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपका आंसर क्या होगा, प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे। तो बहुत लोगों को ऐसे याद रहता है कि 1 से लेकर अनगिनत तक की, 1 से लेकर प्लस अनगिनत तक की जितनी संख्याएं हैं उनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहां पर प्रश्न तो ये बनना चाहिए कि क्यों 1 से लेकर अनगिनत तक की संख्याओं को ही हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, क्यों हम 0 से लेकर के और प्लस इनफाइनाइट तक यानी प्लस अनंत तक की संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या नहीं कहते हैं। इसके पीछे एक लॉजिक है, और लॉजिक क्या है, अगर आप ही को आप पढ़ रहे हैं या आपके सामने मान लीजिए कि 4-5 बुक रखी हुई है, सपोज करिए 4-5 बुक रखी हुई, चाहे 10 बुक रखा हुआ है या कोई भी वस्तु रखा हुआ है, और मैं आपको कह दे रहा हूं, सपोज करिए कि कुछ ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, सपोज करिए कि कुछ न कुछ ये वस्तु रखी हुई है, ये मान लीजिए कि ये वस्तुएं हैं, यहां पर वस्तुएं रखी हुई हैं, ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर रखा हुआ है, ये कुछ न ये ऑब्जेक्ट है। और मेरी वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं, अगर मैं किसी से भी प्रश्न पूछूं कि गिन के बताइए कि ये कितनी संख्या में है, कोई भी वस्तु होगी, चेयर होगी, बुक होगी, कुछ भी होगा, लेकिन इसको गिनना है आपको। तो जब भी आप गिनती शुरू करेंगे, जब भी आप काउंटिंग शुरू करेंगे, तो कभी इस ऑब्जेक्ट को आप 0 नहीं बोल सकते हैं। गिनती गिनना शुरू करेंगे, कोई भी गिनना शुरू करेगा तो कहेगा सर 1, चाहे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप कहेंगे सर यहाँ पर 10 किताबें रखी हुई हैं, चाहे 10 कुर्सियां रखी हुई है, चाहे 10 मेज रखा हुआ है, कुछ भी रहा होगा, कोई ऑब्जेक्ट रहा होगा। आप अपने आप में ध्यान दीजिए या किसी भी व्यक्ति से प्रयोग कर लीजिएगा, पूछिएगा, जब भी अगर किसी व्यक्ति से कहा जाएगा कुछ वस्तुओं को गिनने के लिए, तो हमेशा वो गिनती 1 से शुरुआत होती है। गिनना कोई भी व्यक्ति 1 से शुरू करता है, और जब गिनती गिनने में जिन जिन संख्याओं का हम प्रयोग कर रहे हैं, गिनती गिनने में 1 का हम प्रयोग कर रहे हैं, गिनती काउंटिंग करने में 1 का प्रयोग कर रहे हैं, 2 का प्रयोग कर रहे हैं, 3 का, 4 का, 50 का, 100 का, 1000 का, लाख का, करोड़ का हम लोग प्रयोग करेंगे। 1 करोड़ रुपए में अगर काउंट करना है तो हम गिनना शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे, या गिनती भी गिनना है। तो यानी प्राकृतिक संख्या अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि ऑल काउंटिंग नंबर्स, मतलब जितनी भी गिनती गिनने में प्रयोग की जाने वाली संख्याएं हैं, उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। जिन संख्याओं का हम गिनती गिनने में प्रयोग नहीं करते हैं उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या नहीं कहते हैं। 0 का प्रयोग हम गिनती गिनने में नहीं करते हैं। जब भी हम इस ऑब्जेक्ट से गिनना शुरू करेंगे तो कोई इसको 0 नहीं कह सकता। अगर इसको 0 हम कहेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लेकिन वास्तव में यहां पर ऑब्जेक्ट 10 है और इसको हम लोग 9 कह रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी गिनती कभी प्रारंभ होती है तो 1 से प्रारंभ होती है,
ठीक है। और कहाँ तक? अनंत तक, जहाँ तक इच्छा है, जितनी ऑब्जेक्ट है आप गिनते जाइए, लेकिन गिनती की शुरुआत 1 से होती है। यानी गिनती में प्रयोग में, गिनती के प्रयोग में आने वाली जितनी संख्याएं होती हैं सभी की सभी हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद से आगे चलिए। अब क्या हुआ कि सबसे पहले हमें प्रकृति से जो चीजें प्राप्त हुई थी, मतलब प्राकृतिक संख्या के बारे में तो हम लोग जानते थे कि गिनती गिनने वाली जो संख्याएं हैं, मतलब ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या उसको कहा जाता है। अब बात आएगी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या हुआ कि प्राकृतिक संख्या जो नेचुरल नंबर था हमारा, जो प्राकृतिक संख्या था, कहां से कहां तक? तो प्राकृतिक संख्या हमारा जो है एक से लेकर के अनंत तक जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, मतलब 1 से शुरू हो करके तो कहां तक? प्लस अनंत तक जो हमारी ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्या से एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी कौन सी होती है? 1 होती है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम लोग नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि काउंटिंग यानी गिनती कभी समाप्त नहीं होती है, जहां तक हमारी इच्छा करेगी हम गिनते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अब बात आएगा, अगर सपोज करिए कि एक सिचुएशन, एक परिस्थिति पर आप ध्यान दीजिए कि जैसे मान लीजिए कि ये एक किसी पेड़ की डाल है, ठीक है, पेड़ की डाल है, और मान लीजिए कि इस पर एक भी चिड़िया बैठी नहीं हुई है। ये पेड़ की डाल है, इस पर एक भी चिड़िया नहीं बैठी हुई है, और मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि ये बताइए कि इस डाल पर कितनी चिड़िया बैठी हुई है? इस डाल पर कितनी चिड़िया बैठी हुई है? या थोड़ा सा एक अलग तरह का प्रश्न समझिए, मान लीजिए कि किसी कक्षा में कई बच्चे हैं और उनका कोई टेस्ट हुआ। टेस्ट में अलग अलग बच्चे अलग अलग नंबर लेकर आए। एक ऐसा बच्चा था जिसका कोई कुछ भी नंबर नहीं आया, और मैं पूछा हूं कि वो कितना नंबर पाया है। जिसका कुछ भी नंबर नहीं आया है उसको भी तो संख्या के द्वारा हमको दिखाना पड़ेगा। कुछ नहीं को भी हमें संख्या के द्वारा दिखाना पड़ता है। कुछ नहीं को हम लोग संख्या के द्वारा नहीं दिखा पाते थे, तो कुछ नहीं के लिए हम लोग किसका प्रयोग करने लगे? 0 का प्रयोग हम लोग शुरुआत किए। यानी ये 0 हमारा किसके साथ शामिल हो गया? प्राकृतिक संख्या के साथ शामिल हो गया। मैं पूछ रहा हूं कि इस डाल पर कितनी चिड़िया बैठी हुई है, तो एक भी चिड़िया नहीं बैठी हुई है, तो उसको संख्या से जब दिखाएंगे तो 0 से हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, या 0 नहीं रहेगा तो अगर 1 बैठी रहेगी तो 1 2 3 ऐसे करते हुए ये भी प्लस इनफाइनाइट तक चला जाएगा, प्लस अनंत तक चला जाएगा। यानी प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 को मिला देते हैं तो संख्या हमारी पूर्ण हो जाती है, यानी पूर्ण संख्या, उसी को होल नंबर कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब बात आएगा पूर्णांक संख्या, यानी इंटीजर किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर के बारे में जाने हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, और उसके बाद से हम लोग जाने हैं कि अगर हमारे नेचुरल नंबर में 0 को हम सम्मिलित कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाता है? होल नंबर हो जाता है। ठीक है, अब बात आएगी इंटीजर यानी पूर्णांक किसे कहते हैं। तो पूर्णांक का मतलब, अब इसको डिटेल में अगर हम समझने लगेंगे तो बहुत ज्यादा लेक्चर हमारा बड़ा हो जाएगा, बस हम चीजों को टच करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो पूर्णांक में हम लोग जानते हैं कि जितनी भी निगेटिव संख्याएं होती हैं, जितनी भी निगेटिव संख्याएं होती हैं और जितनी भी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, मतलब ऑल निगेटिव नंबर्स, ऑल निगेटिव और ऑल पॉजिटिव, जितनी भी पॉजिटिव संख्या होती हैं, ऑल पॉजिटिव मतलब जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं, और बीच में हमारा जो न्यूट्रल यानी 0, इसका जो टोटल सम्मिलित रूप होता है उसी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। यानी पूर्णांक में कोई संख्या छूटती नहीं है, चाहे वो ऋणात्मक संख्या हो, चाहे वो धनात्मक संख्या हो, चाहे वो 0 हमारा हो। ठीक है, यानी जितनी भी हमारी निगेटिव संख्याएं होती हैं, जैसे मान लीजिए कि -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, माइनस इनफाइनाइट हो गया। ठीक है ना। धनात्मक संख्याएं +3 हो गई, +4 5 6 7, यानी हम लोग अगर कभी संख्या को ऐसे लिख भी देते हैं और बिना चिन्ह के,
तो हमेशा संख्याओं के जस्ट बाएं उसका चिन्ह लगा होता है, यानी संख्याएं हमेशा कैसी होती हैं, धनात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है, यानी अगर पूर्णांक की बात किया जाए तो सभी ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल निगेटिव नंबर्स विथ जीरो, मतलब जीरो का भी साथ रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर यानी पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएगी बात नंबर लाइन यानी संख्या रेखा के बारे में। तो संख्या रेखा हम लोग बना लेते हैं। ये एक रेखा हो गई हमारी, और जो बीच में सबसे बीच में न्यूट्रल यानी जीरो होता है, ठीक है ना। उसके बाद से जीरो के जस्ट बाएं तरफ, यानी ऐसे प्रश्न पूछ सकता है हमसे कि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं किस दिशा में होती हैं या किस तरफ होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि सेंट्रल यानी जीरो को सेंटर में समझिए, और बाएं तरफ हमारी ऋणात्मक संख्याएं होंगी और दाहिने तरफ कैसी संख्याएं होंगी, धनात्मक संख्याएं होती हैं। यानी जो बाएं तरफ हमारी कैसी संख्याएं होती हैं, तो बाएं तरफ हमारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, निगेटिव नंबर्स होते हैं। बाएं तरफ हमारे निगेटिव नंबर्स होते हैं, और दाहिने तरफ हमारी कैसी संख्याएं होती हैं, दाएं तरफ पॉजिटिव नंबर्स होता है। जैसे मान लिया कि +1 हो गया, उसके बाद से +2 हो गया, +3 हो गया, +4 हो गया, ऐसे ही करते करते प्लस इनफाइनाइट तक। इधर पीछे आ सकते हैं तो -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4, ऐसे करते 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 माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, हम लोग 3 चीजें पढ़े हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या पढ़े हैं, तो हम देख पा रहे होंगे कि +1 से लेकर के अनंत तक की जितनी संख्याएं होती हैं, यानी +1 से अनंत तक की जितनी संख्याएं होती हैं वो हमारा नेचुरल नंबर कहलाता है। अगर यहाँ से शुरुआत अगर हम करें, यहाँ से अगर अनंत तक की बात करें तो हमारा होल नंबर होता है, यानी पूर्ण संख्या होता है। और अगर हम पूर्णांक की बात करें तो इसमें कुछ छूटेगा ही नहीं, यानी जितने निगेटिव नंबर्स हैं, जितने मतलब ऋणात्मक संख्याएं हैं और जितनी धनात्मक संख्याएं हैं, इसमें कोई भी चीज छूटने वाला नहीं है और जीरो भी नहीं छूटने वाला है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, ये संख्या रेखा हमारी हो गई। संख्या रेखा पर बाएं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, दाहिने तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं, और बीच में न्यूट्रल संख्या, न्यूट्रल यानी जीरो, जीरो मतलब कुछ नहीं। ठीक है ना, जीरो न धनात्मक होती है न ऋणात्मक होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आएगा वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर किसे कहते हैं। तो रियल नंबर या वास्तविक संख्या हम किसे कहेंगे, देखिए जिन जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है उन सभी संख्याओं को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कौन कौन सी संख्या को अभी हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं, तो अभी आप देख लीजिए कि ऑल निगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, जीरो, ये सभी की सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, तो ये सभी की सभी संख्याएं हमारी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या कहलाएगी। वास्तविक संख्या की आसान सी परिभाषा कि जिन जिन संख्या को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाते हैं उन सभी संख्याओं को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी संख्या रेखा पर जिन जिन संख्याओं को दिखाया जा सकता है, यानी संख्या रेखा पर जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इधर ये पॉजिटिव नंबर्स और इधर निगेटिव नंबर्स, यानी इधर धनात्मक संख्या इधर ऋणात्मक संख्याएं, ये सभी की सभी संख्याएं क्या कहलाएंगे, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। वास्तविक संख्या का मतलब कि जितनी भी निगेटिव नंबर्स, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स, जीरो हो गया। ठीक है ना, वो सभी की सभी हमारी रियल नंबर कहलाएंगे, यानी वास्तविक संख्या कहलाएगी। उसके बाद से बात आएगी कि जब वो रियल नंबर कहलाएगा तो इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या हम किसे कहेंगे। ठीक है, यानी इमेजिनरी नंबर हम किसे कह सकते हैं, तो इमेजिनरी, एक सेकंड थोड़ा, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या की हम लोग बात करेंगे। तो जैसे हम लोग जाने हैं कि रियल नंबर यानी संख्या रेखा पर जिन जिन संख्याओं को हम लोग रिप्रेजेंट कर पाते हैं, दिखा पाते हैं, उन सभी संख्याओं को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा
कि जिन जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर नहीं दिखा पाएंगे उनको हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या का उदाहरण अगर आपको ध्यान देना है तो उदाहरण में जो अंडर रूट में मतलब जो रूट में माइनस वाली संख्याएं होती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। जैसे मान लीजिए कि √-2 हो गया, √-3 हो गया, मतलब कि वो अंडर रूट आए और ऋणात्मक संख्या है, यानी करड़ी में माइनस वाली संख्या है, मतलब रूट में माइनस वाली संख्या है। जैसे रूट में -10 लिखा हुआ है तो ये हमारा क्या है, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या है। इसको हम लोग नंबर लाइन पर नहीं दिखा पाएंगे, ये संख्या एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, ठीक है, ये संख्या एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। जैसे अगर काल्पनिक संख्या के बारे में अगर इसको लिखने का एक तरीका होता है, लिखने का एक तरीका होता है, यहाँ आपको इसको पढ़ना नहीं है, आपकी परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है, सीजीएल तक की परीक्षाओं में इससे प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी जानने के लिए आप जान लीजिए कि एक संकेत मान लिया जाता है जिसको आयोटा नाम दिया जाता है, आई नाम दिया जाता है, और इसका मतलब होता है कि आई का मतलब होता है -1। हो सकता है कि परीक्षा में कभी पूछ दे कि आयोटा का मतलब क्या होता है, तो ऋण 1 होता है, ठीक है ना, √-1 होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जैसे कहीं 2i लिखा हुआ है 2i लिखा हुआ है तो ये कैसी संख्या है आपकी, तो ये आपकी कैसी संख्या है, तो आपकी काल्पनिक संख्या होगी। जो i है ये काल्पनिक संख्या को दिखाता है, ठीक है ना। जैसे ऐसे भी संख्याएं लिखी रहती हैं, i के साथ लिखा रहेगा, जैसे 4i करके ऐसे लिखा हुआ है तो ये हमारी काल्पनिक संख्या होती है। आयोटा का मतलब होता है -1, √-1 होता है, ठीक है। इसके बारे में आपकी परीक्षा में कुछ पूछे जाने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करेंगे हम लोग इवन नंबर यानी सम संख्या हम लोग किसे कहते हैं। तो बहुत ही आसान इसकी परिभाषा होती है कि अगर किसी संख्या में, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है, सपोज करिए कि 500 है, सपोज करिए 500 है, 300 है, 20 है, 25 है, जैसे कोई भी संख्या है, अगर उसमें मैं 2 से भाग दूं और भाग देने पर भाग पूरी चली जाए, पूरी चली जाने का मतलब ये है कि शेष 0 होना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तब हम लोग क्या कहेंगे, तब उस संख्या को हम लोग इवन नंबर यानी सम संख्या कहते हैं। जैसे 500 में मैं अगर 2 से भाग दूं तो हम जानते हैं कि 500 को 2 भाग में बराबर बराबर बांटा जा सकता है, इसलिए इसको इवन नंबर कहा जाता है, यानी 250 में हम लोग बांट सकते हैं, ठीक है ना। 25 को 2 बराबर भागों में अगर बांटना है तो हम पूर्णतः नहीं बांट पाएंगे, ठीक है, पूर्णतः नहीं बांट पाएंगे। अगर हम 12-12 कहेंगे तो 12-12 24 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 2 से भाग देने पर 25 में शेष बचेगा, शेष आपका 1 बचेगा, इसलिए 25 आपका इवन नंबर यानी सम संख्या नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे 300 है, 300 में 2 का भाग देने पर यानी 300 को 2 बराबर भाग में हम बांट सकते हैं, एक हिस्सा कितना हो जाएगा 150, यानी 300 हमारा कैसी संख्या है, तो 300 हमारी इवन नंबर यानी सम संख्या कहलाएगा। उसके बाद से 20 के बारे में हम लोग ध्यान दें तो 20 क्या है, 20 में 2 की भाग चली जाएगी तो यानी ये कैसी संख्या है, इवन नंबर यानी सम संख्या है, ठीक है। आप लोगों को मैं प्रश्न देता हूं कि 0 कैसी संख्या है, बताइए 0 कैसी संख्या है, तब तक हम इसको मिटा रहे हैं, आप लोग बताइए क्या वो इवन नंबर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। 0 कैसी संख्या है, इवन नंबर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो हम देखते हैं कि 0 में हम लोग 2 से भाग दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, तो दे पाएंगे। किसी भी संख्या में 0 का भाग संभव नहीं है, लेकिन 0 में किसी भी संख्या से भाग देना संभव है। तो 0 में हम 2 से भाग दे सकते हैं और भाग देने पर हमारा कितना आएगा, 0 आएगा, यानी पूर्णतः हम भाग दे सकते हैं। अतः 0 भी हमारा कैसी संख्या होती है, इवन नंबर यानी सम संख्या होती है, ठीक है ना। कुछ ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, जैसे -4, इसमें भी हम 2 का भाग दे सकते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं, -2 आएगा, तो ये भी हमारा कैसी संख्याएं हैं, इवन नंबर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक इसका उल्टा है सम संख्या, यानी जिसमें 2 का भाग हम दे सकते हैं,
और विषम संख्या जिसमें हम 2 का भाग नहीं दे पाएंगे। जैसे मान लीजिए उसको हम लोग ऑड नंबर विषम संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि 25 ही हम लिखे थे, तो 25 में 2 का हम भाग देंगे तो शेष आ जाएगा, इसलिए 25 हमारी कैसी संख्या है? विषम संख्या है। 6 कहीं लिखा हुआ है, 6 में 2 से भाग देंगे तो भाग हमारी पूरी पूरी चली जाएगी 3 बार, इसलिए 6 हमारा कैसी संख्या हो जाएगी? इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 3 है, 3 में अगर मैं 2 से भाग दे रहा हूं तो भाग हमारी पूरी पूरी नहीं जाएगी, अतः इसको हम लोग कैसी संख्या कहेंगे? तो विषम संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि 1 में मैं अगर 2 से भाग दे रहा हूं तो भाग हमारा पूरा पूरा नहीं जा सकता है, तो 1 हमारी कैसी संख्या है? तो 1 हमारी विषम संख्या यानी ऑड नंबर कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखा हुआ है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या को समझने के लिए हम लोग 2 तरह से इसको समझ सकते हैं। सबसे पहला क्या है कि अभाज्य संख्या को अगर समझना है, जैसे मान लीजिए कि 1 से हम गिनती लिख रहे हैं, जैसे संख्या 1 हो गई, 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद से मान लीजिए कि 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8, 9, 10, 11, मैं ये संख्या लिखा हूं, ठीक है। अब हम यहां पर इसके आगे मैं उन संख्याओं को लिखूंगा जिन संख्याओं का भाग इस 1 में पूरा पूरा चला जाए। तो 1 में किस संख्या का भाग पूरा पूरा जा सकता है? 1 का ही जा सकता है ना, बस। तो 1 के आगे मैं 1 लिख दे रहा हूं। 2 में किन किन संख्याओं का भाग जा सकता है? तो 1 और 2। 3 में किन किन संख्याओं का? तो 1 और 3 का भाग जा सकता है। 4 में ऐसे ही देखेंगे तो 4 में हम देखेंगे कि 1 की भी भाग चली जाएगी, 2 का भी भाग चला जाएगा और 4 का भी भाग चला जाएगा, ठीक है ना जी। 5 में 1 का भाग चला जाएगा और 5 का भी भाग चला जाएगा। 6 में 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा और 6 का भाग जाएगा। 7 में किन किन संख्याओं का भाग जा सकती है? तो 1 और 7, यानी 1 इसको पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है, चाहे तो 7 पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है, ठीक है। 8 को कौन कौन संख्याएं पूरी पूरी डिवाइड कर सकते हैं? तो 1 तो डिवाइड सबको करेगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। 9 को देखेंगे तो 1, 3, 9। 10 को देखेंगे तो 1 उसको पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है, 2, 5 और 10। और अगर 11 को देखेंगे तो 1 और 11, ठीक है। मैं ऐसे काहे लिखा हूं, क्यों लिखा हूं, मैं ये बता रहा हूं, ठीक है ना। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो हम लोग अभाज्य संख्या को ऐसे समझ सकते हैं, जिन संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड करने वाली संख्या, जो पूर्णतः ये डिवाइड कर रही है, किसी संख्या को पूर्ण रूप से डिवाइड करने वाली संख्याओं की अगर संख्या मात्र अगर 2 है तो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। या अगर थोड़ा सा अन्य भाषा में हम लोग समझें, देखिए संख्या 1 है, 1 में 1 का भाग चला जा रहा है, 2 में 1 और 2 का भाग चला जा रहा है, 3 में 1 और 3 का भाग चला जा रहा है, 4 में इन संख्याओं का भाग चला जा रहा है। तो देखिए 4 में किसका भाग चला जा रहा है? 1 का भाग चला जा रहा है ना, तो 1 को 4 का फैक्टर हम लोग कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। 2 का भाग 4 में पूरा पूरा चला जा रहा है तो 2 को 4 का फैक्टर बोलते हैं। 4 का भाग 4 में पूरा पूरा चला जाएगा तो 4 4 का एक फैक्टर होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि 10 में किसका किसका भाग पूरा पूरा चला जा रहा है, तो 10 में 1 का भाग पूरा पूरा चला जा रहा है तो 10 का एक फैक्टर होगा। 10 में 2 का भी भाग पूरा पूरा चला जाता है, 2 भी उसका एक फैक्टर होगा, 5 भी उसका फैक्टर होगा, 10 भी उसका एक फैक्टर होगा, यानी गुणनखंड होगा। और अगर जिस संख्या के फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या केवल 2 होती है उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं के फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या 2 होती है, मतलब उसको सिर्फ और सिर्फ 2 ही संख्या पूर्णतः डिवाइड कर पाएंगी, चाहे तो 1 चाहे तो वो स्वयं खुद। जैसे देख पाइए, यहां पर देख लीजिए, जैसे संख्या 2 हमारी है तो 2 को हम लोग देख रहे हैं कि 2 में चाहे तो 1 का भाग जा रहा है, चाहे तो उस संख्या का खुद का भाग जा रहा है।
3 में हम लोग देख रहे हैं, 3 में चाहे तो 1 का भाग जा रहा है, चाहे तो उस संख्या खुद का भाग जा रहा है, लेकिन 4 में ऐसा नहीं है। ठीक है ना, 4 में 1 का भी भाग जा रहा है, 2 का भी भाग जा रहा है, यानी 4 का भी भाग जा रहा है। यानी 4 के कितने गुणनखंड हैं? तो 3 गुणनखंड है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। अगर 5 की बात किया जाए तो 5 में हम देख पा रहे हैं कि 1 की भाग जा रही है और 5 की भाग बस जा रही है इसमें। यानी 5 के कितने गुणनखंड हैं? तो 5 के केवल 2 गुणनखंड है। 7 के भी केवल 2 गुणनखंड है। 11 के भी केवल 2 गुणनखंड है। जिन संख्याओं के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन्हीं संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। और आगे इसके पढ़ेंगे, अभी हम लोग समझेंगे कि अगर 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए, सपोज करिए कि जैसे मान लीजिए कि एक संख्या में 24 लिखा हूं, ठीक है, 24 में किन किन संख्याओं का भाग जा सकता है? तो 1 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा, उसके बाद से 12 का भी जाएगा और 24 का जाएगा। यानी हम देख रहे हैं कि 24 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो 24 के 8 गुणनखंड है। और जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड होंगे उसको हम लोग प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। और जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है, जिन संख्याओं का 2 से अधिक गुणनखंड होगा उन संख्याओं को हम लोग 2 से अधिक यानी बस 3 भी हो जाएगा तब भी हम लोग उसको क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या कहेंगे उसको। ठीक है, यहां पर देखिए जैसे 2 से अधिक में, जैसे इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 3 है ना जी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या कहेंगे। इसमें केवल और केवल 2 है तो ये हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें हम लोग देख पा रहे हैं तो 1 2 3 4 है, तो इसको हम लोग कैसी संख्या कहेंगे? यानी भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहेंगे। इसको हम लोग कैसी संख्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है ना, यानी भाज्य और अभाज्य समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे, अगर मान लीजिए कि आपको अभाज्य संख्याएं लिखना है, शुरुआत करना है, सबसे पहले हम अगर 1 पर ध्यान दें कि 1 हमारी कैसी संख्या है। क्यों? क्योंकि 1 को तो काटने वाली संख्या कितनी थी? 1 ही है स्वयं। और हम कहे हैं कि जिस संख्या के केवल और केवल 2 गुणनखंड होंगे उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर गुणनखंड कितना है? केवल 1 गुणनखंड है, इसलिए इसको न अभाज्य संख्या कहेंगे और न ही भाज्य कहेंगे। यानी संख्या हमारी एक न भाज्य होती है न अभाज्य होती है। यानी अभाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होगी? तो अभाज्य संख्या की शुरुआत होती है 2 से। अभाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 2 के बाद से फिर अगली अभाज्य संख्या 3 होगी, 3 के बाद से 5 हो जाएगा, 5 के बाद से 7 हो जाएगा, 7 के बाद से 11 हो जाएगा। सही है ना जी। 11 के बाद से 13 हो जाएगा, 13 के बाद से 17 हो जाएगा, 17 के बाद से कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही संख्या आगे चलती हुई चली जाएगी। 2 प्रश्न हमको मिला। पहला प्रश्न मिला कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 1 कैसी संख्या है? भाज्य है कि अभाज्य है? तो 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, मतलब न प्राइम नंबर ही है न कंपोजिट नंबर है। उसके बाद से हम देख पा रहे होंगे तो एक प्रश्न बहुत बार पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या, मतलब जितनी भी अभाज्य संख्या हम इसके आगे लिखेंगे ना, सिर्फ और सिर्फ 2 ही एक सम संख्या होगी, उसके अलावा कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं होती है। मतलब 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है और इवन नंबर यानी सम संख्या भी है। बात आ रही है समझ में? यानी 2 हमारा सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या, दोनों का कंडीशन को फॉलो करता है। 2 में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है ना, यानी जितनी और अभाज्य संख्याएं होंगी सब की सब विषम हो जाएंगी। ठीक है ना, यानी केवल और केवल एक ही सम होगा और वो कौन होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, भाज्य संख्या हम लोग जान गए कि यानी जिसके 2 गुणनखंड हो, मतलब 2 फैक्टर हो या 2 से अधिक फैक्टर हो। अगर 2 से अधिक फैक्टर होगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अब बात आएगी सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो सह अभाज्य संख्या समझने से पहले बस आसान भाषा में ये समझ लीजिए, ठीक है, ज्यादा समय न लेते हुए मैं एक आसान भाषा में बता दे रहा हूं कि जब
जैसे देखिए पहले लिख के देख लेते, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 2 है, कोई संख्या 3 है, ठीक है। कोई संख्या मान लीजिए 12 है, कोई संख्या 13 है, ठीक है। कोई संख्या मान लीजिए 9 है और 10 है, संख्या हम लिखे हैं, ठीक है ना, अलग अलग संख्याएं लिखे हैं। अब संख्या हम देख पा रहे हैं, दो के देखेंगे कि 2 के कितने फैक्टर होंगे, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला फैक्टर 1 होगा और 3 का हमारा 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 12 का कौन कौन सा हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना जी। और 13 का क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। 9 का अगर हम ध्यान दें तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 9, इसका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 और 10, यानी इसी को इसका फैक्टर कहते हैं, ठीक है ना जी। ये बात समझ में आ रही है ना। अब इसमें देखिए अब करना क्या है, कोई भी दो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं तब कही जाएंगी जब उनके गुणनखंडों में केवल और केवल 1 कॉमन हो, बस एक कॉमन हो दोनों के गुणनखंडों में, एक ही उभयनिष्ठ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 2 और 3 में हम अगर कॉमन देखेंगे तो क्या है, इनके गुणनखंडों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है ना। 12 और 13 में हम लोग देख रहे हैं तो गुणनखंडों में कौन सी संख्या कॉमन है, 1 कॉमन है। 9 और 10 में देख रहे हैं तो संख्या कौन सी कॉमन है, एक ही कॉमन है। यानी आप कोई भी दो क्रम से आने वाली संख्या लिख दीजिए और उनके गुणनखंड को लिखिए, आप देखिएगा हमेशा एक ही कॉमन होगा। यानी जैसे 2 3, यानी 2 3 का जो जोड़ा था, 2, 3 का जोड़ा, ये कैसा जोड़ा है, सह अभाज्य संख्या का जोड़ा है। जैसे 12 13, 12, 13 का जोड़ा कैसा हो जाएगा, तो ये सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर का एक जोड़ा है। जैसे 9, 10, 9, 10 कैसा है हमारा, तो ये सह अभाज्य संख्याओं का एक जोड़ा है, ठीक है ना, को प्राइम नंबर का एक जोड़ा हो जाएगा। यानी या ये अभी कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर मौसा निकालना रहता है तो इसी तरह उसका मौसा भी निकाला जाता है, ठीक है ना। यानी अगर दो संख्याओं का मौसा अगर एक हो, या यह कहिए कि दो संख्याओं का गुणनखंड लिखने पर अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन हो, 1 कॉमन हो दोनों में, तो उन दोनों संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। हमेशा दो दो संख्याएं आएंगी, ठीक है ना। को प्राइम सह अभाज्य में 2 संख्याएं आएंगी, आ रहा है समझ में जी। को प्राइम यानी सह अभाज्य संख्या इसे कहते हैं, ठीक है ना। अब आएगा संख्याओं के वर्गीकरण में रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या हम लोग किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या आसान परिभाषा जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख लेते हैं, और Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कभी भी भिन्न के भिन्न भी रहे या कुछ भी रहे, अगर अंश बटा हर के रूप में अगर हम उसको लिख रहे हैं, अगर अंश बटा में हर के रूप में लिख रहे हैं तो हर में कभी भी शून्य नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं 3/4 लिख रहा हूं, तो हम देख पा रहे हैं कि अंश में कोई संख्या आई है और हर में कोई संख्या आई है, लेकिन 0 नहीं ना आया है हर में, तो ये हमारा रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। अगर जिस संख्या को हम अंश बटा हर के रूप में लिखें और हर की वैल्यू 0 ना हो, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कहते हैं। यानी P/Q के रूप में लिखे और Q इज नॉट इक्वल टू 0। और P और Q दोनों, ये भी ध्यान देना है कि P और Q कैसे होते हैं, तो दोनों के दोनों पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक मतलब इंटीजर होते हैं, दोनों के दोनों कैसे होते हैं, पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक का मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स विथ 0, ठीक है ना। 0 कहाँ बस नहीं आना चाहिए, हर में यानी नीचे, ठीक है ना। जैसे मैं लिख सकता हूँ 2/-4 लिख सकता हूँ, ये भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। 0/3 लिख सकते हैं, ये हमारा कैसी है संख्या, रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि हर में यहाँ 0 नहीं आया हुआ है, ठीक है ना। अगर हर में 0 आएगा तो हम उसको रेशनल नंबर नहीं कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से आएगा अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, तो ठीक उसका उल्टा हो जाएगा कि जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। काल्पनिक संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, इनसे आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाना
नहीं है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ऐसी संख्याएं, रूट में ऐसी संख्याएं जो पूर्णतः उनका मान हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, उन्हीं संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए रूट 3 है तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, पॉइंट में चला जाता है। लेकिन अगर जैसे रूट 4 लिखा हुआ है तो रूट 4 की वैल्यू कितना होती है, 2 होती है। 2 को 2/1 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। यानी ये परिमेय संख्या होगी, इसको हम लोग हल ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो रूट में, जिनको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि पूर्ववर्ती संख्या यानी प्रीडिसेसर नंबर किसे कहा जाता है। ठीक है ना। पूर्ववर्ती संख्या किसे कहा जाता है, तो अगर कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है 7, इसके जस्ट पहले कौन सी संख्या पड़ेगी, तो 6 पड़ेगी। ठीक है ना। कोई संख्या है मान लीजिए 15 है, 15 के जस्ट पहले कौन सी संख्या आती है, 14 आती है। कोई संख्या है मान लीजिए 20 है, 20 से जस्ट ठीक पहले वाली संख्या कौन सी होती है, 19 होती है। यानी किसी भी संख्या के ठीक पहले वाली संख्या उस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। या ऐसे कहें कि किसी संख्या में से एक, जैसे 7 का हमें पूर्ववर्ती निकालना है तो 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 ही ना मिलेगा, यानी 7 से ठीक पहले वाली संख्या ही ना मिलेगी। यानी किसी भी संख्या में से एक कम करने पर उसकी पूर्ववर्ती संख्या मिल जाती है, उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या मिलती है। यानी अगर 20 की हमें पूर्ववर्ती निकालना है तो 20 में से हमें क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा, तब हमारा 19 आता है। ठीक है ना। यानी 19 किस संख्या की पूर्ववर्ती है, तो 20 की वो पूर्ववर्ती है। ठीक है ना। 15 किस संख्या की पूर्ववर्ती है, 16 की। ठीक है ना। 14 आपका निकला होगा, यानी वो किस संख्या की पूर्ववर्ती है, 15, तो यानी 16 की पूर्ववर्ती है। ठीक है ना। यानी 16 की ठीक पहले वाली संख्या है। यानी पूर्ववर्ती संख्या का मतलब किसी भी संख्या के ठीक जस्ट पहले आने वाली संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं परवर्ती संख्या, या उसी का एक और नाम है अनुवर्ती संख्या, या उसी का एक और नाम है उत्तरवर्ती संख्या। ये तीनों नाम सेम है, सबका अर्थ सेम है। जैसे मान लीजिए कि पीछे हम लोग समझे हैं कि अगर 7 था तो 7 के ठीक पहले वाली संख्या इसकी क्या थी, पूर्ववर्ती थी। तो 7 के जस्ट आगे वाली संख्या इसकी क्या कहलाएगी, अनुवर्ती कहलाएगी। मतलब 7 से जस्ट आगे क्या है, 8 है। इस 8 को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इस 8 को हम लोग परवर्ती संख्या भी कह सकते हैं, अनुवर्ती संख्या भी कह सकते हैं, या उत्तरवर्ती संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है ना। ये तीनों नाम सेम है, एक ही है। या यह कहें कि किसी भी संख्या में, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है उसमें 1 जोड़ने पर, यानी किसी भी संख्या में 1 जोड़ने पर, यानी 1 प्लस करने पर उसकी परवर्ती, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती प्राप्त होगी। और पीछे देखें तो यानी किसी भी संख्या में से 1 माइनस करने पर उसकी कैसी संख्या, पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा स्लाइड है, और आगे है डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाजिता का नियम। विभाजिता के नियम को हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है ना। विभाजिता का नियम हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। कल क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, तो विभाजिता का नियम पढ़ेंगे किन किन संख्याओं से, तो 0 से लेकर के हम लोग जो जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, उन सभी संख्याओं को हम लोग देखने वाले हैं। और डिविजिबिलिटी रूल के बाद हम लोग यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक कैसे बताते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। जब इकाई का अंक बताना हम लोग सीख लेंगे तो उसके बाद से समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, आपके यूपी पुलिस की परीक्षा में भी वहां से भी प्रश्न पूछा जाएगा, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। यानी नंबर सिस्टम आज ये पहला पार्ट 1 था और अगले दिन हम लोग पार्ट 2 इसका आएगा। ठीक है ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद।